Hello and a very warm welcome to all. So today's our topic of discussion is issues in global strategy implementation. तो बाकी वीडियोस में हम ये देख चुके हैं कि ग्लोबल स्ट्रैटेजी होता क्या है. हम लोगों ने ये भी देखा है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग का. जब आप अपने विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो कंपनी है वो सेट करती है, उसके बाद स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन होता है जो विजन, मिशन वगैरह को ध्यान में रखते हुए जो कंपनी के कॉर्पोरेट्स है वो अपना एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कोई काम करने के लिए. वंस द स्ट्रैटेजी हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड, दैट इज़ द स्ट्रैटेजी बन गया है आपका, द नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. So in one of the other videos we have discussed in detail that what are the various steps which are involved in the strategy implementation. ये वाला जो वीडियो है इट इज़ डेडिकेटेड टू द वेरियस इश्यूज़. क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जो आपको स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में लगता है. तो बेसिकली अभी क्या है कि द वर्ल्ड इज़ बिकम अ ग्लोबल प्लेस, एज इन वी हैव गॉन ग्लोबल. अभी हमारा जो मार्केट होता है वी कैन ऑपरेट ग्लोबली. अब लोकलाइज नहीं रह चुका है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एज वेल एज विद द ईज़ ऑफ ऑपरेशंस एंड द काइंड ऑफ ईज़ ऑफ ट्रेड. अभी हमारा जो हो गया है हम लोग ग्लोबली अपना काम कर सकते हैं. सो दिस वीडियो स्पेसिफिकली डील्स विद ऑल द इश्यूज विच आर देयर इन द global implementation of a strategy. Now, the first of the following factors are needed to be considered in a strategy implementation. सबसे पहला है आपका allocation of resources. अब resources क्या होता है इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो resources are everything. It is given in the क्लास 11th इकोनॉमिक्स बुक तक 12th इकोनॉमिक्स बुक्स कि आपका resources होता है are all goods and services which are used to produce more goods and services. इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो सारी चीज़ें. सो रिसोर्सेज आर व्हाट आर एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल टू यू फॉर योर इम्प्लीमेंटेशन. वो सारी चीज़ें जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास है जिसके कारण वो अपना काम कर सकती हैं, अपना प्रोडक्ट बना सकती हैं, जो भी उन्हें मैन्युफैक्चर करना है वो कर सकती हैं. तो सबसे पहला होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब देखिए क्या होता है कि रिसोर्सेज जो होता है वो हमेशा लिमिटेड होता है. अनलिमिटेड रिसोर्सेज किसी के पास नहीं होता है. रिसोर्सेज होता है वो लिमिटेड होता है. उस लिमिटेड रिसोर्सेज में ही सब कोई को चलने का है, उसी लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है. तो इस तरीके से उस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है सो दैट देर इज़ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, देर इज़ मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी. तो अगर एक सैमसंग का ही लें तो सैमसंग का कितना सारा स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स होता है, SBUs होते हैं. आपका मोबाइल होता है, उनका माइक्रोवेव होता है, AC होता है. तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर देयर विद द लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच दे प्रोड्यूस, बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. तो उनको कहाँ पे अपने रिसोर्सेज लगाने हैं, किस समय में, ताकि उनका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, राइट? So, allocation of resources for effective implementation of the strategy, sufficient resources like financial, human, material, technology, etc. are to be made available in time. The resource configuration of the organization identifies and reflects the potential strength, existing competencies and develop new ones. तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, मटीरियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सारे जब ज़रूरत पड़े, जिस समय जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो अवेलेबल किया जा सके. और ये रिसोर्सेज जैसा हो ऐसे यूज़ करना है कि उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, जो हमने ऑलरेडी कहा, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हो सके. और ज़रूरत पड़े तो कुछ नए रिसोर्सेज भी डिपेंडिंग अपॉन द नीड बनाया जा सके. Resource allocation is concerned with both the identification of resource requirements and how these resources will be deployed to create competencies needed to undertake the particular strategies. The competencies are usually created through allocating a mixture of resources to a particular activity and processes which link these activities together. Same thing again, resource allocation basically आपको देखना है कि कहाँ पे
किस बिज़नेस यूनिट को, किस स्ट्रैटेजिक बिज़नेस को कितने रिसोर्स की ज़रूरत है, उन्हें कितना एम्प्लॉयमेंट, कितना रिसोर्सेज देना है, किस तरीके से वो उसको यूटिलाइज़ करेंगे, किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे ताकि स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट हो सके। क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजिक बिज़नेस यूनिट की एक अपनी कोर कॉम्पिटेंसी होती है, हर एक बिज़नेस यूनिट की अपनी एक कोर कॉम्पिटेंसी होती है। तो उसमें वो कैसे यूटिलाइज़ कर सके रिसोर्सेज को ताकि मैक्सिमम बेनिफिट किया जा सके। The task of resource allocation in an organization is particularly challenging because most large companies are active not in one line of business but in several. As already said, Samsung है, बहुत सारा है, आपका पतंजलि है। पतंजलि अगर हम लोग देखते हैं तो पतंजलि में आपका वो दंत कांति पेस्ट है, आपका वो तेल है, then there is amla juice, there is something else, there's so many things, and each particular product is a strategic business unit, right? And the resources have to be allocated so that each particular product, every particular product, वो अपना maximum profit दे सके. In addition, beneath the surface of most organizations are three kind of core processes: a customer relationship process, a product innovation process, and an infrastructure or operational process. अब जब काम कर रहे हैं तो काम में ही तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज लगाएंगे। तो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली 3 कोर प्रोसेसेस होते हैं। पहला कि आप कस्टमर के साथ कैसा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट में नए नए चेंजेस। आपका मोबाइल ही देखें, आपका लगातार देखिए एंड्रॉयड वाला जो फ़ोन होता है, आपके पास सॉफ्टवेयर अपडेट का आता रहता है। तो क्या होता है, वो लोग भी आपका जो अपना प्रोडक्ट है उसको इनोवेट करते रहते हैं। या इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑपरेशनल प्रोसेस, जो काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है या ऑपरेशनल प्रोसेस हो रहा है, वो किस तरह से चल रहा है। कस्टमर रिलेशनशिप प्रोसेस इज़ टू फाइंड कस्टमर्स एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स विद देम. Product innovative process is to conceive of attractive new products and services and figure out how best to bring them to market. The role of infrastructure process to build and manage facilities for high volume, repetitive operational tasks such as logistics and storage, manufacturing, communication, etc. तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं, ये सारे प्रोसेसेस में बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन की ज़रूरत होती है। एंड रिपीटिंग वंस अगेन, रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए, क्योंकि एलोकेशन रिसोर्सेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, स्केर्स होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं। सो जिसको जहाँ जिस तरीके से जैसी ज़रूरत है उस तरीके से रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके, प्रोडक्टिविटी का मैक्सिमाइजेशन हो सके। द नेक्स्ट फैक्टर which is required for the global strategy implementation is the communication of strategy. अब देखिए, स्ट्रैटेजी जो बनाया, मान लीजिए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाया तो सबसे टॉप पे जो लोग हैं, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और आपके टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने बनाया। लेकिन इसे इम्प्लीमेंट किसे करना है? इसे इम्प्लीमेंट करना है मिडिल और लो लेवल मैनेजर्स को। तो अगर एक लो लेवल मैनेजर, अगर उसको किसी भी तरीके से लगता है कि ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन होने से उसको नुकसान हो सकता है, या उसे ये लगता है कि वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन होने से कहीं पे भी कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, तो अंडर प्रेशर तो मे बी वो आदमी काम कर ले, लेकिन उसका मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी नहीं जाएगा। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी तभी हो पाएगा जब उसे वो इस चीज़ से कन्विंस हो पाएगा कि ये जो स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है, जो आपके टीम लीडर्स ने बनाया है, जो या फिर जो आपके कॉर्पोरेट लीडर्स ने बनाया है, दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, बेटरमेंट फॉर द कंट्री एंड बेटरमेंट फॉर द इंडिविजुअल इन हिमसेल्फ। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपनी स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली विथ इट्स वेरियस प्रोज एंड कॉन्स और उसके जितने एडवांटेजेस हैं उसके साथ वो अपने लोअर लेवल और मिडिल लेवल मैनेजर्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना। नाउ कम्युनिकेशन इज़ अ टोटली डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन एक प्रॉपर कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब हम कुछ कह रहे हैं और सामने वाला उसको is listening. So if he gives a proper response, when that is a continuous cycle and then the communication is complete. तो सिर्फ आप उनको इम्पोर्टेंस बता दे रहे हैं उससे कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता।
बेसिकली अगर टॉप मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट्स जो हैं वो मिडिल मैनेजर्स को अपना स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस बता दे रहे हैं और मिडिल मैनेजर्स भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसी तरीके से अच्छे से काम कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी इज़ ज़रूरी, इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन ही हो रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट हो सके। तो अगर इस तरीके से कर पा रहे हैं, देन द कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट। So hence, communication of strategy is a very important factor in the global strategy implementation. Now looking at the notes, it says strategy implementation is concerned with a number of people at various levels. आपका पिरामिड होता है जिसमें टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, लो लेवल मैनेजर्स प्लस ऑपरेशनल पीपल होते हैं. Many of them might not have taken part in the strategy formulation. Obviously, अगर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है तो टॉप मैनेजमेंट बना रहे हैं, ना मिडिल लेवल मैनेजर ना लोअर लेवल मैनेजर उसमें पार्ट ले रहे हैं. दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग द स्ट्रैटेजी. हैंस आपको उनको कम्युनिकेट करना है, बताना है उन लोगों को जो उस कंपनी में हैं. मे बी उस स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में वो डायरेक्टली उसके पार्ट है या इनडायरेक्टली उसके पार्ट है, लेकिन अगर कोई भी कंपनी कोई स्ट्रैटेजी लेके आ रही है, कोई काम कर रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के हर एक आदमी को फ़र्क पड़ता है, हर एक और आदमी उसमें इन्वॉल्व होता है. हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्ट्रैटेजी बन रही है वो सब कोई को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाए, बेसिकली उसका इम्पोर्टेंस. Even those who are not directly involved in strategy implementation need to be informed about the strategy, because everybody in the organization should know what are the future plans for the organization, what changes are affecting the organization, why these changes are strategy, what are the objectives and implications etc. Already said कि उनको सब कोई को बताना है कि क्यों ज़रूरी है और क्यों काम किया जा रहा है. It is essential to instill a feeling of belongingness to the organization. Absence of such communication would create a feeling of division of employees, causing morale and reducing motivation, and would also cause resistance to the strategy. अभी ये कम्युनिकेशन इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे हमने आपको कहा कि वो जो लो लेवल मैनेजमेंट एक आदमी है, वो उसको लग रहा है कि किसी रीज़न से हम ये वाला स्ट्रैटेजी नहीं चलेगा, ये अच्छा नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. दूसरा ये भी कह रहे हैं कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, उन्होंने कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाई जो मान लीजिए मार्केटिंग वाले के लिए बनाई है, मार्केटिंग को कैसे करना है उसके लिए कर रहा है, और हम प्रोडक्शन वाले हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मार्केटिंग वाले लोगों की इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी बनी और लोगों ने कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में डिसाइड किया मार्केटिंग वाले लोगों को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है. तो मुझे बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एज बीइंग इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आई वुड फील लेफ्ट आउट. मुझे लगेगा कि अरे ये तो इतने बड़े बड़े बातें हो रही हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, हमें तो कुछ बताया ही नहीं जा रहा. तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज का जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ते हैं मोटिवेशन के बारे में, जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में, हाई मोरल बूस्टिंग के बारे में, तो ये बहुत ज़रूरी होता है एक आदमी को मोटिवेटेड रहने के लिए काम पे. तो अगर मुझे लेफ़्ट आउट फील किया जाएगा, मैं फील कराया जाएगा, मुझे लगेगा कि हमें छोड़ दिया जा रहा है, हमारे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या फिर ऐसे भी कुछ हो रही है जिसको ये हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा जा रहा है, तो आई वुड फील लाइक प्रॉब्ली शायद इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं लगता हम उसके पार्ट हैं. सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, तो देर इज़ आई वुड फील कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, तो मेरा मोरल कम करे. अगर मेरा मोरल कम होता है, अगर एम्प्लॉय का मोरल कम होता है, तो ये उसके जाने अनजाने उसके प्रोडक्टिविटी पे भी असर करता है. अगर प्रोडक्टिविटी कम होती है तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे असर करता है. हैंस द प्रॉपर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Proper communication of the strategy is an important requirement for successful implementation of the strategy. A clear understanding of the strategy gives purpose to the activities of each organization member. It allows the individual to link with whatever task is at hand to the overall organizational direction. This is mutually enhancing and giving meaning to the task. It also provides the individual with general guidance for making decisions and enable him or her to direct efforts towards activities that count. यही वाला आप देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन वही मार्केटिंग के लिए बनाया गया, लेकिन जब एक स्ट्रैटेजी बनाया गया तो हर एक को बताया गया कि ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी बनाया जा रहा है, और हर एक को आदमी को मतलब एवरीबडी इज़ टेकन इनटू अकाउंट. तो जब मुझे बताया जा रहा है आई एम इनटू प्रोडक्शन टीम एंड आई सी दैट द कॉर्पोरेट इज़ डूइंग समथिंग,
दे आर कम्युनिकेटिंग इट टू मी प्रॉपरली. सो आई अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट अगर मार्केटिंग में अगर वो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, तो अगर वो मार्केटिंग वाले अच्छे करेंगे तो ज़्यादा शायद प्रोडक्ट का सेल होगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा. तो हम उस तरीके से काम करेंगे ताकि वो अगर कोई भी रीज़न से अगर प्रोडक्ट मार्केटिंग वाला करे, तो हम अपना काम ऐसा करेंगे ताकि वो मार्केटिंग का बढ़े. वट एवर थिंग आई वट एवर इज़ माई जॉब. ठीक है. तो क्या होता है कि अगर प्रॉपरली स्ट्रैटेजी सबको को कम्युनिकेट किया जाए, तो हर एक इंडिविजुअल मोटिवेटेड रहता है. हर एक इंडिविजुअल अपने आप को उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा समझता है, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन का, और इससे द चांसेस ऑफ अ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी इज़ वेरी हाई. The next factor which is responsible for the global strategy implementation is information system. Now, coming to the very basic, data क्या होता है? Data are raw facts and figures. और information क्या होता है? Information is processed data. अभी मान लीजिए आपका मिड सेम्स एग्ज़ाम होने वाला है. जब आपके कॉलेज शुरू हुए तो आपको बोला गया कि मान लीजिए जनवरी में आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, आपको ये बोला गया कि देखिए भैया मिड सेम के आपके एग्ज़ाम मार्च में होंगे, आप ना तैयार रहिए. ना आपको पोर्शन बताया गया, ना आपको टाइम बताया गया, ना जिस क्लासरूम में आप रहेंगे आपको बेसिक सिटिंग अरेंजमेंट है वो बताया गया. यू आर गिविंग अ वीक, एक नोटिस आ गया कि होना है. सो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ लाइक कि आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट है. डन. अब मान लीजिए बहुत अच्छे से आपका नोटिस निकल गया कि फ़लाने क्लास में बैठना है, फ़लाने से फ़लाने रोल नंबर को, एंड दिस इज़ द पोर्शन विच इज़ टू बी गिवन, दीज आर द टीचर्स विच आर अलॉटेड फॉर योर दिस थिंग. अभी क्या है ना कि जब आप कॉलेज आए तो आपने नोटिस नहीं देखा, और दूसरे दिन आप नोटिस देख रहे हैं जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, for any reason, right? You somehow miss the information. Now if you are not getting the information on time, then it is of no use. Hence information का timely होना, accurate होना, concise होना, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाता है. ये भी ज़रूरी होता है कि जो information should be given to right person at the right place at the right time. तो किसको कैसा information चाहिए, किसको किस समय इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सब बहुत ज़रूरी होता है. हेंस वेरियस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैव बीन मेड जो इनेबल करता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कि किसको कैसे. जैसे मान लीजिए हम लोग बिग बाज़ार ले रहे हैं. अगर बिग बाज़ार में अगर देखिए तो जो वो बार स्कैन कोड करते हैं हम लोग का, जब हम लोग शॉपिंग करते हैं तो वो लोग बार स्कैनिंग करते हैं, तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होना है कि आपके पास कितना स्टॉक होना है, आपके पास हर एक चीज़ का कितना कॉस्ट है. इतना इन्फॉर्मेशन उनके लिए काफ़ी है. तो उनका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाता है उस तरीके से बनाया जाता है. उसके जो हायर मैनेजर्स हैं उनको है कि स्टॉक क्या मंगवाना है, क्या नहीं मंगवाना है, स्टॉक कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, डेली का कितना सेल्स हुआ है. तो उनका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उनको वो रिपोर्ट बना के देता है. राइट. सो कहने का मतलब ये कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से कस्टमाइज़ किया जाता है, so that the right person gets the right information at the right time. These right words are very important, right? So information is the raw material and the input which is used to make decisions. Organizations gain a competitive advantage from the information by providing the right information to the right person at the right time. In the past decade, there have been significant advances in communication software and computers. तो वी नो दैट ऑल दैट हैज़ हैपन कि अभी टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. These have opened entirely new possibilities of sharing knowledge and information rapidly and efficiently. Those organizations that have made investment to the information technology to provide its employees information useful to their jobs, for the most part, they found that the investments have paid off handsomely. अभी क्या होता है, अभी हर एक के डेस्क पे आप देखेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हर एक के डेस्क पे एक कंप्यूटर रहता है. जो भी न्यूज़ लेटर होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो सर्कुलेट किया जाता है, मेल सबको कर दिया जाता है. प्लस इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी उनका सारा चीज़ मेल कर दिया जाता है. तो क्या है कि एज आई ऑलरेडी सेड, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये नोटिस किया गया है कि अगर एम्प्लॉयज़ को सही समय पे उनका इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, और इन जनरल दे आर मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेरियस थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड. Information technology has an extremely important role in implementation strategy. Data interpretation for implementation involves
assessing whether the organization has missed milestone thresholds. The performance targets and identified critical success factors are set earlier in the strategic plan, while deciding if any negative variances have occurred may be relatively simple task. Deciding what this data might mean not be so simple. So saying again, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। क्यों कि देखिए, सबसे पहला प्रोसेस था आपका इन्वायरमेंटल एनालिसिस। तब आपने क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करके उन्होंने विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट किए थे। नाउ आई हैव वेरियस डिसाइडेड अपॉन द वेरियस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मेरे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हुए हैं। जब हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो हम उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोलेंगे। मान लीजिए स्टील प्रोडक्शन है तो एक स्ट्रैटेजी बनाएगी कि स्टील के इतने क्विंटल्स ऑफ स्टील बनाने हैं। ठीक है, अभी इतने क्विंटल्स ऑफ स्टील बनाने हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उतने क्विंटल्स ऑफ स्टील प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं, सब चीज़ काम सही से चल रहा है कि नहीं। तो ये बेसिकली ये इंफॉर्मेशन जो है अगर सही समय पे मैनेजर्स को या हूसोएवर इज़ द कंसर्न पर्सन उसको समय पे मिल जाए तो इट विल बी ईजियर फॉर देम। अगर टॉप मैनेजमेंट ने बनाया है कि स्टील प्रोडक्शन इतना होना चाहिए एंड लोअर मैनेजमेंट फॉर सम रीज़न आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दैट या नहीं बना पा रहे, या उस तरीके से स्टील प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये टॉप मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। उनको अगर ये चीज़ पता रहेगा तो दे कैन टेक करेक्टिव एक्शंस। क्या रीज़न है कि ये स्टील प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। हेंस एज रिपीटिंग अगेन, राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम, that is what is information, right? Now decision makers must assess the extent and the criticality of exceptions, and interpretational process heavily depend on what they might consider justifying circumstances. The information system is not only restricted to the implementation but also in the formulation of strategy. Information system provides required information to the managers at the right time in the right form for the relevant use, which helps him in understanding and stimulating his actions. अभी इनमें इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है कि जो मैनेजर्स होते हैं या फिर जो डिसीजन मेकर्स होते हैं या पॉलिसी मेकर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये सिर्फ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़रूरत नहीं होता, बल्कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में भी। कैसे? तो बेसिकली ये है कि आपका जब हमने पहले इन्वायरमेंटल एनालिसिस किया, हमने विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बना लिया। अब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन हुआ, तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन मतलब आप एक काम डिसाइड कर रहे हैं, एक आइडिया, एक पैटर्न डिसाइड करें जिसमें हम काम करेंगे, राइट? तो यू हैव कम अप विद द स्ट्रैटेजी दैट वी हैव टू डू दैट। तो ये जब डिसाइड कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या कोई चीज़ आप डिसाइड कर रहे हैं, तो बेसिकली जब आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होता है या फिर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है तो आपको अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स देते हैं। They help in you in deciding, they help you in assessing the various resources which are available to you, the various trends which have been occurring in a similar strategy, the various trends which have occurred जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन करने पे कैसा उनका सक्सेस रहा है, तो ये सारा चीज़ एनालाइज करके कंप्यूटर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको दे सकता है। अब ये मैनेजर्स का काम है कि वो देखे कि ये सारे ऑल्टरनेटिव्स में कौन सा ऑल्टरनेटिव उनके लिए बेस्ट जाता है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दैट इज़ वाई दे से ना दैट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ देयर, द कंप्यूटर्स आर देयर टू हेल्प यू, बट द फाइनल थिंग्स देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट टू द ह्यूमन ब्रेन। फाइनल डिसीजन आर टू बी टेकन बाय होम, द फाइनल डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय द मैनेजर्स। लेकिन इस पूरा इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में और फॉर्मुलेशन के प्रोसेस में इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही अहम भूमिका में आ जाता है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डिज़ाइन। तो पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन क्या होता है, तो बेसिकली दिस आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा जो हम काम कर रहे हैं, जिस तरह का हम काम कर रहे हैं, जितना बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उस हिसाब से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, राइट? आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल, कितने लोग आपके अंदर काम कर रहे हैं या फिर कितने असिस्टेंट्स की ज़रूरत है। तो दे आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अगेन अ टोटली डिफरेंट टॉपिक कि आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन बनेगा या लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
तो organizational design deals with structural aspects of the organization. It aims at analyzing roles and relationships so that the collective effort can be explicitly organized to achieve specific ends. The design process leads to the development of an organization. Structure consists of units and positions. These relationships involving exercise of authority and exchange of information between these units and positions. Thus, organization design may lead to the definition description of a more or less formal structure. Organizational design is a process of systematic and logical grouping of the activities of the organization. डिज़ाइन बना कि जो कैसा क्या काम हो रहा है उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का एक डिज़ाइन बनाया जाएगा. द नेक्स्ट थिंग इज़ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. ठीक है, तो क्या होता है कि अ ट्रू ऑर्गेनाइजेशन चेंज इम्प्लाइज द क्रिएशन ऑफ इम्बैलेंसेस in the extent pattern or situation. Adjustment among people, technology and structural setup established when an organization operates for a long time. People adjust with their jobs, working conditions, colleagues, superiors, etc. अभी देखिए कहते हैं change is the only thing which is constant. Organization business environment में business environment consists, again this is a total different video which is available. If you want you can go through it. एंड बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आपका होता है तो बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट. एक्सक्यूज मी. तो अगर आपका इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो रहा है या एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज, लोगों को ना अपना जो है अपना पोजीशन को या वर्किंग कैपेसिटी को या फिर टेक्नोलॉजी या स्ट्रक्चर को उसको एडजस्ट करना है. नाउ दिस चेंज कैन बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव. अ प्रोएक्टिव चेंज नेसेसरीली टू बी प्लान टू अटेम्प्ट टू प्रिपेयर एंटिसिपेटेड फ्यूचर चैलेंजेस. जो भी चैलेंजेस आने वाला है हम उसको जो भी हम सोच के रखेंगे कि अरे ये चेंजेस तो आने वाला ही है और ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए प्रिपेयर्ड है. अ रिएक्टिव चेंज में भी एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स और अ प्लान रिस्पॉन्स टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट. अब इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के लिए. तो पहला है एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर सर्कमस्टांसेस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ऑर्गेनाइजेशन है राइट, उसके हमने अब आपको बताया एक इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया. इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स, पॉलिसीज़, गोल्स वगैरह सब आते हैं. एक्सटर्नल दो टाइप का हो गया, एक हो गया माइक्रो, एक हो गया मैक्रो. माइक्रो में वो सारे लोग हो जाते हैं जो आपके डायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व है, जैसे आपके कस्टमर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडिएटरीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट. और मैक्रो एनवायरनमेंट में हो जाता है आपका, इफ़ यू कैन रिमेंबर बाय द पेस्टल एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गई. तो अभी हमारा कैसा चल रहा है और फ्यूचर में क्या चांसेस हैं इसका चेंज होने का, और प्लस क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये हमने देख लिया, एनालाइज कर लिया, सिर्फ देख नहीं लिया. देयर इज एनालिसिस करना मतलब उसको प्रॉपर्ली स्टडी करना. देन एनालिसिस ऑफ द कंपनीज मिशन, बिजनेस एंड स्ट्रैटेजिक प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज. हमने वो देख लिया. उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, गोल स्ट्रैटेजीज़ क्या है, कि हम जो भी चेंजेस भी करेंगे तो बेसिक विजन मिशन को चेंज नहीं करेंगे, बेसिस गोल्स को वगैरह को चेंज नहीं करेंगे. हम अपने काम को इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि मेरा काम को मेरा आराम से हो सके. तो एक्टिविटीज़, असेसमेंट ऑफ द वर्क बीइंग डन एंड व्हाट नीड्स टू बी डन इफ़ द कंपनी इज़ टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. जब एक बार एनालिसिस हो गया तो वो एक्टिविटीज़ बनाएंगे ताकि असेसमेंट हो सके क्या क्या काम करना है ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव किया जा सके. डिसीजन टू बी टेकन अक्रॉस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशंस. कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस मतलब जैसे मान लीजिए आपके सबसे हाईएस्ट पोस्ट में मान लीजिए डायरेक्टर आते हैं, उसके नीचे मार्केटिंग के सीईओ हैं, प्रोडक्शन के सीईओ हैं, HR के सीईओ, वट एवर इट इज़. एंड देन मार्केटिंग के नीचे आपके वेरियस मैनेजर्स हैं. तो जब ये ऊपर से नीचे आता जाता है डिसीजन वाला, तो ये आपका वर्टिकल डायमेंशन हो गया. और सारे सीईओ बैठ के कुछ कलेक्टिव डिसीजन ले रहे हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन बोलते हैं. तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन.
that ways. So decision to be taken according to the various horizontal and vertical dimensions. Then relationships from the communications point of view, span of management, management control. तो ये आपको relationship देखना है कि सबका communication सही चल रहा है किस में, कि जितने मैनेजर्स हैं वर्टिकली भी कितने मैनेजर्स हैं, ये लोग हैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें कम्युनिकेशन ठीक से है कि नहीं. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल इसको बोलते हैं कि कितने लोग आपके अंडर डायरेक्टली काम कर रहे हैं, तो कैसा ये रिलेशनशिप चल रहा है, ये सब ध्यान में रखना है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर which includes grouping of activities, description, specification, etc. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जब बात करें तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस होता है. तो बेसिकली जितना भी जो चेंज आपको लेके आना है या चेंज ऑर्गेनाइजेशन को लेके आना है, तो पर्टिकुलर क्या क्या वो लोग एक्टिविटीज़ में चेंज लेके आना है, उस एक्टिविटीज़ में किस तरह के लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, क्या लोग क्या काम करेंगे, किस तरह का उनका क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें ध्यान में रखना होता है. जॉब स्ट्रक्चर, जॉब एनालिसिस, जॉब डिज़ाइन, जॉब एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन एक्सेट्रा. अगेन सेड चेंज इस तरीके से हुआ कि कुछ लोगों को लाना है, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में हमें कुछ और लोग चाहिए काम करने के लिए, या फिर मान लीजिए कुछ टेक्नोलॉजी, मान लीजिए वही कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, एक नया और एकदम एब्सोल्युटली न्यू टेक्नोलॉजी आया, एंड दैट टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी एम्बेडेड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे. तो अगर मान लीजिए कोई नया टेक्नोलॉजी आया तो हमें उस टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए लोगों की भी ज़रूरत है. तो बेसिकली जब हम उसके लोगों की ज़रूरत है तो हमको एक नया जॉब उनके लिए क्रिएट करना होगा. जब उनके लिए नया जॉब हमको क्रिएट करना, पोजीशन क्रिएट करना होगा, तो पहले उनके लिए हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा कि वो क्या क्या काम करेंगे, जिसे हम जॉब डिज़ाइन कहते हैं. फिर वो क्या क्या काम करेंगे एनालिसिस करना पड़ेगा, और बेस्ड ऑन दैट एक डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस के बेसिस पे एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि उस ऐसे पर्टिकुलर बंदे की ज़रूरत है जिसको ये काम करना है, और इसके पर्टिकुलर ये क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, जिसे हम स्पेसिफिकेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज, जैसे मान लीजिए हमारे कॉलेज में ही अगर BBA डिपार्टमेंट था, MBA डिपार्टमेंट आया, तो MBA डिपार्टमेंट जब आया तो चेंज का ज़रूरत है, क्योंकि MBA इज़ देयर, यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ. MBA आया तो टीचर्स की ज़रूरत हुई तो वो पोस्ट क्रिएट किया गया. उसके बाद डिस्क्रिप्शन की कैसे कैसे काम चल रहा है, और स्पेसिफिकेशन की क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट. देन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, वर्किंग एटमॉस्फेयर ऑफ द कंपनी थी. ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम कर रहा है, क्या उसमें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम कंफर्टेबल हैं कि नहीं काम करने के लिए. मैनेजमेंट स्टाइल विच इंक्लूड्स अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, स्किल्स, नॉलेज एंड कमिटमेंट. अभी मैनेजमेंट स्टाइल इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि पहले एक अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट था कि लोग जैसे बोलते थे वैसे काम किया जाता था, बट द थिंग्स हैव चेंज्ड. These days is more of the participative kind of management, where the people have to, the managers or the team leaders basically have to take the various workers and the various employees into the decision making process. तो ये management style को properly अपने आप को modify करना है, so that they are part of the contemporary process. The next factor which helps in which is one of the issue of the global strategy implementation, is organizational structure, right? So organizational structure it not only affects strategy, it affects other factors too, that is environmental stability, workflow, technology, life cycle, and corporate culture. Therefore, it is not surprising that there is an overriding importance given to the structure of the implementation strategy. With a structural framework in place, people working within a firm know how to interrelate their actions with the actions of others to support and execute the organization strategies. अभी जैसे हमने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अभी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, कि कितने लोगों के नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, अगर कैसा काम, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उस पर कितने लोगों की ज़रूरत है. अभी क्या है कि मान लीजिए एक आदमी ऑलरेडी वहाँ पे 20-25 साल से काम कर रहा है, राइट. अभी हुआ कि एक नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, और वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण किसी एक नए बंदे को लाना बहुत ज़रूरी हो गया. सो दिस न्यू पर्सन हु इज़ जस्ट एन IIT, जस्ट ना उन्होंने अपने IIT पास किया है, एंड ही इज़ वेरी गुड इन दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया हुआ है. तो वो आता है, एंड देन एकदम तुरंत में ही गेट्स द पोजीशन ऑफ मैनेजर एंड स्टाफ.
तो दिस पर्सन हु इज़ वर्किंग देयर फॉर 20-25 ईयर्स इज़ लाइक कि अरे कल का बंदा ये मेरे से आगे निकल गया, फिर हुआ कि इसको क्या पता, हम तो यहाँ 20-25 साल से काम करें। तो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी होता है ये बहुत ज़्यादा हिट कर जाता है और ये प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर जाता है। हेंस अगर वो स्टॉप जब वो जॉब क्रिएट करना है वो इस तरीके से करना है कि जो ऑलरेडी आपके पास वर्किंग स्टाफ है उनको कहीं प्रॉब्लम ना हो, उनका कहीं पे मोरल डाउन नहीं हो। वो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, अब ये मोरल डाउन नहीं हो, वो ख़राब नहीं लगे, उसके कारण अपनी कंपनी का प्रॉफिट तो नहीं हैम्पर कर सकते हैं। ये भी ज़रूरी है कि हम अपने प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचें। हेंस जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है इस सब चीज़ों को ध्यान में लेके जाके किसी को ना नोबडी इंटरफियर्स इन वन अदर्स वर्क, और वो लोग सब कोई मिलके साथ में काम करें। हर एक को लगे कि नहीं उनका काम इम्पोर्टेंट है, उनका काम इज ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। Organizations are social entities that are goal directed with deliberately structured activity systems and with a link to the external environment. They create value for owners, customers, and employees by their activities. They bring together resources to accomplish specific goals, whether those goals are to put a man on the moon, sell lottery tickets, produce goods or services, or provide value to the customers. The organized activities of the people to meet organizational objectives. जो भी हमने आपको कहा कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन सोशल, वहाँ पे सारे लोग काम कर रहे हैं। वी आर सोशल एनिमल, तो दीज आर सोशल एंटिटीज़। हम लोग सबको इस तरीके से काम कर रहे हैं ताकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को हम लोग अचीव कर सकें। हम लोग सबको एक एक्टिविटी लिंक्ड है और हम लोग का सबको एक एक्टिविटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी लिंक्ड है। हैंस जो भी काम इस तरीके से होना चाहिए ताकि लोग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस के लिए काम करें। The structure of the organization determines 3 key components pertaining to the organizing the activities of the people in the organization with their relationships with each other. Let us see what are the 3 important key components. पहला है designation of formal reporting relationship including number of levels of the hierarchy and span and control of managers and supervisors. Grouping of the individuals and departments and of departments to total organization. Design of systems to ensure effective communication, coordination and integration across departments. ये तो पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के में आ जाता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया का स्ट्रक्चर जब बना रहे हैं तो एक आपके सीईओ ऊपर हुए, राइट। उसके बाद उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना है, एक मार्केटिंग का बनाया, एक प्रोडक्शन का बनाया, एक सेल्स का बनाया, एक एचआर का बनाया। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। अब इन मार्केटिंग के डिपार्टमेंट का मान लीजिए उन्होंने एक सीईओ बनाया, उसके नीचे उन्होंने कुछ वाइस प्रेसिडेंट्स या जो भी मैनेजर्स बनाए। तो उस सीईओ को डायरेक्टली कितने लोग कंट्रोल रिपोर्ट करेंगे, तो जितने लोग उनको डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है। किस डिपार्टमेंट में कितने लोग आएंगे, किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करेंगे, और बेसिकली ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है ये अलग अलग अपना अपना काम भी करेंगे और साथ ही साथ इस तरीके से काम करेंगे जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन सही हो। तो कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, तो ये जो प्रोसेस होता है ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का प्रोसेस होता है। और बिकॉज द थिंग्स इज इट्स लाइक दैट वी हैव गॉन ग्लोबल। अभी के समय में मान लीजिए एक TCS का कंपनी है, एप्पल के कंपनी जो मान लीजिए इज लोकेटेड इन अमेरिका, दे कोलैबोरेट विद TCS विच इज़ इन इंडिया फॉर अ वर्क विच इज़ देयर इन जर्मनी, एक जर्मनी के प्रोजेक्ट में। तो कुछ एप्पल के लोग आए, कुछ TCS के लोग गए और उस जर्मनी वाले लोग उन्होंने कुछ लोकल लोगों को लिया ताकि हम काम कर सकें। ये से 7 या 10 लोगों का ग्रुप बना और जर्मनी में वो एक लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे एक दूसरे से मिलकर उनको काम करना है, कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना है ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट हो सके वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो सके, काम बहुत सही से चल सके। So organizational structure has become important because of its size, global spread and complexity on the modern business firms. Global size जो भी आपको बताया कि बाहर अभी global हो गया तो हम लोगों को बेसिकली काम करने का है। Expanding markets, new competitors, a proliferation of the products, instant communication and a fierce focus of asset values have made the old industrial cooperation obsolete in many ways. Even in the case of the mid-sized company, management can't oversee every employee.
Authority and accountability must be distributed, systems of control and inspection implemented with incentives to encourage desired behavior. राइट नाउ सेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना है, क्योंकि हम लोग ग्लोबल जा चुके हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट बन चुके हैं, एक दूसरे का सबको कोऑर्डिनेट करके चलना है, और बेसिकली हर एक आदमी को नहीं देख सकता सीईओ, सो बेसिकली क्या करना है, उनको ना जो रिस्पेक्टिव मैनेजर्स हैं उनको अथॉरिटी देनी है कि आप उनसे काम कराओ, उनको अकाउंटेबल करना है उनके काम करने के लिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अकाउंटेबल हैं कि काम सही से हो सके। और ये भी बोलते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो उनको इंसेंटिव्स दो ताकि उनका प्रॉपर डिज़ायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रहे। द मेन इशू इन डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ हाउ टू ग्रुप टास्क, functions and divisions, how to allocate authority and responsibility, and how to use integrating mechanisms to improve coordination between functions. Above all, the organization must infuse the organization's works with meaning for thousands of employees. It must be understood that the most important resource of the organization is its people. It is people who implement strategy. सर्व एज HR जिसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। पहले तो ह्यूमन का बोलें तो पहले तो वो लोग को पर्सनल मैनेजमेंट में आता था, पर्सनल, राइट। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज में आया। अब ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है, जैसे वर्किंग कैपिटल वैसे ह्यूमन कैपिटल। So the people are like human capital and their investment is very important. Their proper human capital का proper their resources and their proper allocation, जो बंदा जिस काम के लिए अच्छा है, जो बंदा जिस काम के लिए उचित है, उसे प्रॉपर काम पे, प्रॉपर जगह पे, प्रॉपरली एलोकेट किया जाए। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिज़ाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि किस तरीके से फंक्शन को ग्रुप किया जाए, किस तरीके से किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, किसको कितनी अथॉरिटी दी जाए, किस तरीके से एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन किया जाए, कैसे वो लोग इतने क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी में दे आर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एंड इन समटाइम्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, तो कैसे इनका सबको कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि काम बहुत बढ़िया से चले, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन इशूज़ बिकॉज यू हैव गॉन ग्लोबल। हैंस एक जर्मनी वही प्रोजेक्ट का सोचे, एक जर्मन का कल्चर वर्क कल्चर अलग होता है, अमेरिका का वर्क कल्चर अलग होता है, इंडिया का वर्क कल्चर होता है अलग होता है। इन सबों को मिला के आपको एक काम करवाना है, एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कराना है, तो कैसे वो करेंगे ताकि काम सही हो, दैट इज़ वन ऑफ द मेन इशूज़ ऑफ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। एंड इफ दे अचीव इट प्रॉपरली देयर इज नथिंग लाइक दैट। Now, the next factor for global strategy implementation is organizational systems. तब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हुआ, उन्होंने द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म्स फॉर द फिक्सिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। डन, अथॉरिटी बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया। द रिजल्ट ऑफ इज अ फ्रेमवर्क organizational units such as departments and divisions that consist of many positions of authority. A structure is a means of subdividing the total authority and responsibility among the different organizational units and positions. CEO है कंपनी का, मार्केटिंग का CEO है, प्रोडक्शन का CEO है, तो सब कोई को अपनी उनकी अथॉरिटी दे दी गई, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, वो काम करने के लिए अकाउंटेबल बना दिए, और एज सच एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम हमारा तैयार हो गया। एक सिस्टम देखें तो बेसिकली सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स, राइट, विच इंटरैक्ट विथ ईच अदर सो दैट अ वर्क इज़ डन। सब सिस्टम्स क्या होते हैं, सबके किसी भी सिस्टम के सब सिस्टम्स होते हैं, दूसरे सब सिस्टम्स अगेन आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम एंड इट इज़ अपने में भी एक पूरा एक सिस्टम होता है। तो बेसिकली जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसका एक सिस्टम का पार्ट, एक सब सिस्टम है, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने में एक पूरा एक डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली सारे मार्केटिंग सब सिस्टम को या मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट को, HR डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, सारा अपना अलग अलग सिस्टम है, लेकिन सब मिलके अच्छे से सबको काम करने का, दे आर द पार्ट ऑफ द बिगर सिस्टम विच इज़ द ऑर्गेनाइजेशन। Since the organization has to perform a set of tasks framed to achieve its objectives, a need arises to evolve systems that would bind the different units and positions so that the performance of the activities takes place in a coordinated manner. These systems are called organizational systems. Right now said ये सारा अलग अलग सिस्टम होता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि काम बहुत बढ़िया से चल सके, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। The major product functional areas are production operations, marketing, finance, accounting and human resources.
Each of these major areas is divided into sub-areas. For example, marketing is divided into sales, promotion, physical distribution, sales volume, and so on. Similarly, is the case with other functional areas. Besides these functional areas, organizations' general management factors are also taken into consideration. Thus, in a functional approach of the organization analysis, following factors are evaluated to identify the strengths and वीकनेसेस. तो सबसे पहला कौन सा डिपार्टमेंट या जॉन का प्रोसेस हो गया, ये हो गया आपका प्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोडक्शन ऑपरेशन प्रोसेसेस. तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन प्रोसेसेस आर द मीडिएटिंग फैक्टर्स फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स. दैट वी नो. प्रोडक्शन में क्या होगा, जितने रॉ मटेरियल्स आएंगे तो उनको फिनिश गुड्स में प्रमोट चेंज किया जाएगा. तो दे आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, and these factors should be taken into account while appraising the organization capabilities. तो प्रोडक्शन में क्या क्या करना है, पहले वही जो सबसे पहला हमने कहा था कि एलोकेशन कैसे करना है रिसोर्सेज का, उसको किस तरह से यूज़ करना है. तो सारे जितने जो रिसोर्सेज आपके पास प्रोडक्शन का हम लोग देख रहे हैं, तो रॉ मटेरियल जितने आए उसको कहाँ पे कितना यूज़ करना है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हो सके, प्रोडक्टिविटी सही जा सके. तो डिग्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस depends upon the degree of an organizational success or failure depends upon the degree of effective allocation and the use of resources, which I've already discussed in the first point. Resources do not mean only money, building and plant, but also the scarce resources of management, talent, capability and technical skills. An organization making well-balanced allocation of and use of its resources is in a better position to face challenges from the environment. The allocation and the use of resources can be balanced by taking into account the need of various activities contributing to the objectives, their criticality and resource requirements. ये हमने अभी फर्स्ट वाले पॉइंट में हम लोग डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो जिस जहाँ पे जो ये प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल मीनिंग इम्पोर्टेंट, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जिसमें ज़्यादा ज़रूरत है उसमें डाल के अभी करने का है ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके. एंड दे से इट इज़ रिसोर्सेज में आपका सिर्फ ये नहीं कि जो रॉ मटेरियल्स वगैरह अवेलेबल है, आपके मैनेजमेंट स्किल्स, टैलेंट, सब आपके रिसोर्सेज में आ जाते हैं. देन रैशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज इज देयर रैशनलाइजेशन. The problem is more important in the context of multi-unit organizations. For example, a multi-unit organization may have many plants and offices with duplication of various efforts. The extent to which the duplication is avoided, the company comes strong. It's the cost of duplication, is the burden of the organization. अभी जैसे देखिए क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई भी कंपनी ले लें, जैसे सैमसंग ही हम लोग लेके चल रहे हैं, तो उनके बहुत सारे स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, राइट. तो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स अगर बहुत सारे हैं तो रिसोर्सेज तो उनके पास लिमिटेड हैं, सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. तो बेसिकली उनको अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, देखना है कि यहाँ पे क्या जा रहा है ताकि एक ही काम दो बार ना हो. ठीक है, कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी में उन्होंने बोला कि वो मार्केटिंग के लिए कुछ कर रहे हैं, फिर प्रोडक्शन वाले को बोला गया, तो प्रोडक्शन वाले बोल रहे हैं कि अगर प्रॉपर्ली मार्केटिंग नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे. तो देश से कि पता नहीं मार्केटिंग वाला कैसे करेगा, तो वो लोग भी अपने से एक मार्केटिंग वाला बोलते हैं कि हम लोग भी मार्केटिंग वाला देखते हैं एंड वी सी दैट द थिंग्स आर वर्किंग गुड. तो बेसिकली ना जाने अनजाने दे आर बोथ ऑफ देम आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट डबल एफर्ट चल रहा है. तो ये रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एलोकेट करना, रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट इज द लोकेशनल पैटर्न. दो लोकेशनल पैटर्न इज अफेक्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स, बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. It affects the operational efficiency of the organization. Such locational pattern can be analyzed both for the plants as well as for the administrative offices. The extent to which the organization plants and offices are located at favorable places and stands to benefits, and that is a strength for it. कहाँ पे उस पर्टिकुलर यूनिट का ऑफिस लोकेटेड है या फिर कहाँ पे उस पर्टिकुलर यूनिट का फैक्ट्री वो लोकेटेड है. तो जहाँ पे मान लीजिए यही वाला अगर ऑर्गेनाइजेशन का देखें जहाँ TCS और एप्पल वाले लोग मिलकर जर्मनी में काम कर रहे हैं, तो वो जर्मनी का कंपनी है. ये ऑफिस जो है, ये ऑफिस इंडिया में भी हो सकता था, ये ऑफिस अमेरिका में भी हो सकता था, ये ऑफिस जर्मनी भी हो सकता था, बट बिकॉज जर्मनी का कंपनी है तो वहाँ से लोकल लोगों से ज़्यादा अच्छे से कोलैबोरेशन करके काम किया जा सकेगा. तो उसका इम्पोर्टेंस तब होता है जब वो जर्मनी में लोकेटेड होता है.
उसी तरह से अगर कोई फैक्ट्री लगाने का है तो वो कोशिश क्या किया जाता है कि जहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं उसके पास लगाया जाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगे। अगर कोई शॉप वगैरह लगाना है तो ये देखना है कि उसके कस्टमर्स कहाँ पास पास होते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर्स आपको एक लोकेशनल पैटर्न जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, opening of plants in backward areas may offer various advantages because of incentives from the government, but opening of administrative offices may not offer similar advantages. This is the reason why many companies go for backward areas for establishing production facilities, but open offices in well-developed areas, for example, Fort area in Mumbai and Chaurangi area in Kolkata. तो कह रहे हैं कि अगर जो प्लांट्स या फैक्ट्रीज लगाए जाते हैं बैकवर्ड एरियाज़ में लगाने से क्या होगा, चीप लेबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा क्योंकि आप जहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिल रहा है उसके पास ही आप लगा रहे हैं। उसके बाद आप अगर वहाँ पे यू आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू दी रूरल एरियाज़ तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इंसेंटिव्स वगैरह काफ़ी मिलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज जो होता है वो बैकवर्ड एरियाज़ में वो लोग नहीं लगाते हैं, वो दे ट्राई टू पुट इट इनटू सम जो अच्छा मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ है या सिटीज़ होते हैं वहाँ पे लगाते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन से काम करा सके या जो अपना काम जो है वो कर सके। Next is production capacity and use. The use of production capacity affects the profitability of the organization. High use of production capacity is strength, but the low use of this is a weakness because organization's cost of production in this case may be very high. तो जो production capacity है उसका maximum utilization करना है। जो भी यूनिट हो रहा है, जैसे कोई भी मशीन यूज़ अगर हो रहा है तो अगर उसका कैपेसिटी है कि दिन में 10 क्विंटल कोई काम कर सके या कुछ चीज़ का प्रोडक्शन कर सके एंड बिकॉज ऑफ ओल्ड मशीन और समथिंग वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा, तो दिस इज़ नॉट राइट, है ना, कि काम पूरा होना है। तो बेसिकली प्रोडक्शन कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ ऑयलिंग, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और वट एवर इट इज़, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी पे उस मशीन को काम करना है। Next is cost structure. The cost structure of the organization affects the organization's profitability. If the cost of a product is high, it is a weakness. Moreover, the extent to which the cost cannot be controlled is also weakness of the organization. Thus, low cost with high level of controllability is a strength, and high cost with low level of controllability is a weakness. देखिए, अब जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है किसी प्रोडक्ट का वो डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल्स का कितना कॉस्ट था, वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसके थे, जो आपका लेबर का कॉस्ट कितना लगा, अब ये सब चीज़ मिला के किसी चीज़ का प्रोडक्ट का कॉस्ट बनता है। लेकिन जब एक प्रोडक्ट मार्केट में चला जाता है तो उसके डिमांड और सप्लाई पे उसका प्राइस डिपेंड करता है, बिकॉज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ वेरी मच कंट्रोल बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी इन द इकोनॉमी। हेंस ये कहते हैं कि जो कॉस्ट स्ट्रक्चर हो रहा है कि अगर लो कॉस्ट है और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो ये हमारे लिए स्ट्रेंथ है, लेकिन बहुत हाई कॉस्ट हो रहा है किसी चीज़ का और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये थोड़ी सी वीकनेस वाली बात हो जाती है, विच हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप. While cost structure gives the general idea of high or low cost volume profit relationship suggests that the profitability of the organization or the various levels of production, if the relationship is such that it gives a break even at high level production with low margin of safety, it is a weakness for the organization. तो basically हमारा जो है कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हमारा कंपनी का प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी हम कॉस्ट हम उसको बियर कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन में, तो जब हम उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो अगर सेम प्राइस में सेल करें दैट इट इज़ ब्रेक इवन, देयर इज़ नो प्रॉफिट। बट अगर हम ज़्यादा प्राइस में उसको हम सेल कर पा रहे हैं तो बेसिकली हमारा प्रॉफिट हो रहा है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। यही एक चीज़ ज़रूरी है। ऑन द अदर हैंड, इफ द ब्रेकिंग पॉइंट इज लो विथ हाई मार्जिन सेफ्टी, दिस इज द स्ट्रेंथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देन इज द ऑपरेशन प्रोसीजर्स, कैसे कैसे काम चल रहा है। ऑपरेशन प्रोसीजर्स, efficient and effective operation procedures like production design, scheduling, output and quality control affect the internal efficiency of the organization. As such, these are the strengths of the organization and opposite of these will be the weakness because these will affect the organization efficiency adversely. तो अगर जो ऑपरेशनल प्रोसीजर्स की कैसे काम चल रहा है, जो स्केड्यूल हो रहा है, डिज़ाइन हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है, जो भी एफिशिएंसी के लिए हो रहा है वो सही से चलना चाहिए। जितना ज़्यादा सही से ये सारे काम चलेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगा और अगर नहीं चलेंगे तो नुकसान होगा।
Raw materials availability. The extent to which the raw materials are critical and scarce are supplied from a very limited sources, the organizational functioning is adversely affected. In such a case, the organization does not have any control or has very limited control over the supply of raw materials. Hence, its dependence on the limited resources of supply of raw materials is a weakness. If the company is procuring its materials from well diverse resources, the materials are easily available indigenously. Its dependence is less, which is a strength for the organization. अब आप यहाँ पे बोला जा रहा है रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी. अगर आप रॉ मटेरियल्स मान लीजिए सिर्फ एक ही जगह से ले रहे हैं और किसी रीज़न से वो जगह बंद हो जाती है या किसी रीज़न से वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपना कॉस्ट बहुत बढ़ा देंगे, तो ये हमारे लिए एक वीकनेस हो सकता है. तो बेसिकली जब हम काम कर रहे हैं तो हमको अलग अलग सप्लायर्स के बारे में जान के उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करके उनके साथ काम करना चाहिए, ताकि अगर एक जगह से प्रॉब्लम हो रहा हो किसी भी तरीके का, तो हम दूसरी जगह से अपना रॉ मटेरियल ले सकें, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस कभी बंद नहीं हो. तो कहते हैं कि रॉ मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी अगर हम एक जगह पुट इन ऑल लाइक एवरीथिंग इन वन बास्केट, तो दैट मे बी अ वीकनेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. And if we have a variety of places where we can get for our raw materials, it is a boon for the organization. Inventory control system. An efficient inventory control system which pinpoints on the various aspects of the material provides strength to the organization because it can control and regulate the procurement of materials in such a way that its cost is minimum and there is no unnecessary hindrance in the production. इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का इन्वेंट्री मतलब जो भी चीज़ें आपके पास बन रही हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, जो भी सप्लाई हो रहा है, उसका एक कंप्यूटर सिस्टम पे या जो भी सिस्टम पे एक हम शीट बना के एक वेरियस तरीके से हम एक टेबल बना के रख लें. अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए हम कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है ए, हाँ राइट, उस ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स XYZ की ज़रूरत है. डन, मेरे पास X काफ़ी है, Y काफ़ी है, Z काफ़ी है. जैसे जैसे XYZ यूज़ हुआ जा रहा है, हम उसको अपडेट करते जा रहे हैं. अभी क्या हुआ कि अगर हम ये अपडेट नहीं कर रहे हैं, अब मान लीजिए हम ये अपडेट करते चले जा रहे हैं, राइट, तो मान लीजिए Z में अपडेट जो हो रहा है, Z का जो है कम हो गया. तो Z अगर कम हो गया तो हम जाके रॉ मटेरियल्स पता कर सकते हैं. अब मेरे पास अभी हमको लगता है 1 महीने का सप्लाई है, तो जहाँ पे चीप रॉ मटेरियल्स मिल रहा है, ठीक से मिल रहा है, तो हम उसको प्रोक्योर कर सकते हैं. लेकिन मान लीजिए हम लोग अपना इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं बना रहे हैं और Z अचानक हम पता चला कि अरे Z तो ख़त्म हो गया, प्रोडक्ट बनाना है, नहीं तो हम लोग का सप्लाई नहीं हो पाएगा. तो जो इजीली अवेलेबल होगा जहाँ से ज़्यादा दाम में शायद लग जाए और तब हम उसको ले रहे हैं, तो ये एक गड़बड़ चीज़ है. हेंस एक प्रॉपरली इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है. A defective and non-existent inventory control system is a weakness for the organization. Next is research and development. R&D इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द. देखिए बहुत रिसर्च एंड डेवलप, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता जाता है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं क्या कि वो रिसर्च जो होता रहता है वो दे इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की एक अलग से टीम बना लेते हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड है. कुछ लोग क्या करते हैं, ये अलग से टीम नहीं बनाते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो जो दूसरे लोग इन्वेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये सैमसंग हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मेरा सैमसंग का फ़ोन है, डन. ये जो हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर का जो हम ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो दो मिला के काम हो रहा है. तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. Research development is the important area where management should consider it because of 2 reasons. First, technical collaboration with any foreign organization lasts up to 5 years with extension of 3 years of in exceptional cases. The government stipulates that local organizations should develop its research and development during this period. Second, there are special tax benefits on the expenditure of research and developments and products developed out of the organization's research and development efforts. In order to take the advantages, the organization must take research and development activities and must evaluate on how these are contributing to the organizational and product development. Research development activities can be evaluated in terms of amount spent on them, number of products developed, or number of patents registered by the inside R&D. A high score of these items is strength of the organization. तो हम जैसे ऑलरेडी सेट कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2 टाइप का हो सकता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन खुद से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक यूनिट बना रहे हैं और लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं ताकि वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, या फिर
वो दूसरी जगह से जो भी रिसर्च डेवलपमेंट हुआ रहा है वो टेक्नोलॉजी को अपने में अंदर ट्रांसफ़र किया। लेकिन ये ज़्यादा इस चीज़ पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, अपना खोलें, क्योंकि इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। पेटेंट राइट्स, organization holding certain patent rights under which they can use some well established brand names have certain advantages because they have not to incur any extra expenditure for promoting the brand। क्योंकि अगर हम किसी और से लेंगे तो हमें उनको पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरा अपना पेटेंट है, मेरा अपना है, तो फिर आई डोंट हैव टू पे, राइट। सो पेटेंट राइट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जिस तरह से आपका प्रोडक्शन हुआ, द नेक्स्ट इशू विच हैज़ टू बी टेकन इनटू ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इज मार्केटिंग। So marketing factors are of prime importance for the business organization as it relates itself to the environment through marketing functions. The managers should appraise the organization in the light of the various marketing factors, taking into account how these factors are contributing or not contributing to the achievement of the organizational objectives and how long they will continue to do so if the same position continues. Prominent marketing factors which have been taken into evaluation are as follows. तो मार्केटिंग के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान में जाता है? पहला है कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट इन द कॉम्पिटिटिव फील्ड, वी नो दैट अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ प्रोटेक्टिव मार्केट्स। मार्केट्स आर नॉट डिफाइंड बाय इंडिविजुअल कंपनीज और मार्केट फैक्टर्स but by non-market factors. The organization's competitive competence can be appraised on the basis of the trends in the market, shares for which the information can be made available from the various outside resources, as well as through the organization's own marketing research department. Apart from the market research shares, many other factors also go in the determining the competitive competence, right? So see यहाँ पे आपका है जो competitive competence है कि मार्केट में को जो अगर वो चल रहा है, मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट है तो किस तरीके से वो काम कर रहा है,